हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। यह कहानी एक लड़की के बारे में है जो पैसों के लिए एक बूढ़े आदमी से शादी करती है, लेकिन वह उसकी इच्छाओं को पूरा करने में असफल रहता है। नतीजतन वह अपने गैराज में काम करने वाले एक शख्स ब्लैक एनाकोंडा के साथ उलझ जाती है। हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि क्या होता है। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम माइक है, जो नौकरी की तलाश में एक बड़े शहर में आता है। माइक एक मैकेनिक है और किसी भी प्रकार के वाहन को ठीक करना जानता है। वह एक गैराज में नौकरी के लिए जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह देर से पहुंचा है और नौकरी नहीं मिलती। अब माइक इधर उधर काम की तलाश में भटकता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इस नए शहर में माइक के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, इसलिए वह थक कर सड़क किनारे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम निक है, जो उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी अचानक एक चोर उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। माइक, जो पास ही आराम कर रहा था, यह देखकर तुरंत चोर से लड़ने के लिए दौड़ता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और निक अपना बयान देता है। उसी वक्त निक की पत्नी जेनी वहां आती है। निक काफी बूढ़ा दिखता है, जबकि जेनी उससे काफी छोटी है। निक माइक को जेनी से मिलवाता है और बताता है कि माइक ने उसकी जान बचाई। वे माइक का शुक्रिया अदा करते हैं और जब माइक वहां से जाने लगता है तो निक उसे उसी रात डिनर के लिए आमंत्रित करता है, जिसे माइक स्वीकार कर लेता है। अगले दृश्य में हम माइक को निक के घर डिनर के लिए देखते। डिनर के बाद माइक निक को बताता है कि वह एक मैकेनिक है और काम की तलाश में है, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला है। निक उसे अपने गैराज में काम करने का प्रस्ताव देता है, क्योंकि उसे भी एक मैकेनिक की जरूरत है। कोई और विकल्प न होने के कारण माइक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। अगले दिन निक माइक को अपने गैराज में ले जाता है और वहां का काम समझाता है। वह माइक को एक कार दिखाता है जो जेनी के लिए बना रहा है, लेकिन उसे कार्बोरेटर नहीं मिल रहा है और माइक से उसे ढूंढने के लिए कहता है। माइक गैराज में मेहनत से काम करना शुरू कर देता है, लेकिन नोटिस करता है कि जेनी उसे छिपकर देख रही है। उसे एहसास होता है कि जेनी उसकी तरफ आकर्षित है और जब भी उसे मौका मिलता है वह भी उसकी ओर देखता है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता है। एक दिन जेनी माइक के पास आती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उसे इस तरह मत देखे, वरना वह उसे नौकरी से निकाल देगी। हालांकि माइक उसकी बातों से बेपरवाह रहता है और उससे पूछता है कि उसने इतने बूढ़े आदमी से शादी क्यों की। जेनी जवाब देती है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने शादी की। वह माइक को फिर चेतावनी देती है कि अगर उसने उसे गलत तरीके से देखा तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बावजूद माइक उसे घूरता रहता है। एक दिन जब निक और माइक एक साथ शराब पी रहे होते हैं तो माइक बर्फ लेने के लिए रसोई में जाता है, जहां जेनी पहले से मौजूद होती है। इस बार माइक उसके करीब जाने की कोशिश करता है और वह उसे रोकती नहीं है। अगले दिन निक गैराज में आता है और माइक उसे बताता है कि उसने कार्बोरेटर ढूंढ लिया है। निक बहुत खुश होता है और उसे लेने के लिए दौड़ता है। जैसे ही निक वहां से जाता है, माइक जेनी के पास आता है और वे दोनों शारीरिक रूप से करीब हो जाते हैं। कार को ठीक करने के बाद माइक उसे चलाने के लिए बाहर ले जाता है। जेनी माइक के पास आती है और कहती है कि जो कुछ हुआ वह एक गलती थी और वह इसे फिर से नहीं दोहराना चाहती, क्योंकि वह अपने पति के साथ धोखा नहीं कर सकती। उसी रात हम फिर माइक और निक को एक साथ देखते हैं। निक बहुत शराब पी लेता है और सो जाता है। इसका फायदा उठाकर माइक जेनी के कमरे में जाता है और वे दोनों फिर से फ्लर्ट करते हैं। इस बार जेनी माइक से कहती है, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताती। अगले दिन हम देखते हैं कि निक माइक को एक मैदान में ले जाता है। यहाँ वह माइक को बताता है कि यह जमीन उसकी है और जल्द ही इस जमीन की कीमत बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ एक हाईवे बनने वाला है। फिर निक माइक को अपनी योजना बताता है और कहता है कि वह यहाँ एक मोटर रेसिंग स्टेडियम खोलना चाहता है और अगर उसकी योजना सफल होती है तो वह बहुत सारे पैसे कमाएगा। फिर अगले दिन माइक और जेनी उसी जगह जाते हैं और माइक उसे निक की पूरी योजना समझाता है। यह सुनकर जेनी माइक से कहती है कि अगर हम दोनों साथ रहना चाहते हैं तो हमें निक को रास्ते से हटाना होगा।
माइक जेनी की बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि जेनी निक को मारने की बात कर रही थी, इसीलिए माइक उसे ऐसा करने से रोकता है। अगले दिन निक जेनी को अपने मोटर रेसिंग स्टेडियम का नक्शा दिखाता है। यह सब देखकर जेनी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी निक को गले लगाती है। लेकिन जब माइक उसे निक को गले लगाते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। रात होते ही माइक फिर से जेनी के पास आता है, लेकिन जेनी उसे बताती है कि हमें यह सब रोकना होगा और मैं तब तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकती जब तक मेरे पति जिंदा हैं। यह सुनकर माइक समझ जाता है कि अगर उसे जेनी के साथ रहना है तो उसे निक को मारना ही होगा। अगले दिन माइक और जेनी राज के पास जाते हैं, जहां दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि वे लोग निक को कैसे मारेंगे। निक को मारने की बात सुनकर जेनी डर जाती है, लेकिन माइक उसे समझाता है और कहता है कि हम ऐसा अंत करेंगे कि किसी को उसकी मौत पर शक न हो। यह हमारे लिए कुछ भी करना असंभव था। वे इसे इस तरह दिखाएंगे कि यह सब एक दुर्घटना थी। माइक के कहने पर जेनी भी इस योजना के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे भी माइक के साथ रहना था। माइक पूरी रात इस योजना के बारे में सोचता है और निक को मारने का विचार उसे बेहद परेशान करता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन वे अपनी योजना को अंजाम देते हैं और निक को गैराज में ले आते हैं। जब निक कार के नीचे काम कर रहा था, तभी जेनी भी वहां आती है और एक लीवर खींचती है, जिससे पूरी कार निक पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद माइक जेनी से कहता है कि वह सुपरमार्केट चली जाए। वह उसे बताता है कि तुम यहां से चली जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन जाते वक्त जेनी की सैंडल पर खून लग जाता है, इसलिए वह सैंडल रास्ते में ही फेंक देती है। इसके बाद जेनी सुपरमार्केट पहुंचती है और वहां से बहुत सारी चीजें खरीदती है, लेकिन तभी उसे पुलिस का फोन आता है। फोन सुनते ही जेनी घर की ओर भागती है और वहां पहुंचकर उसे पुलिस से मिलती है, जो उसे बताती है कि निक की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। यह सुनकर जेनी रोने का नाटक करती है ताकि पुलिस को उस पर शक न हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि पुलिस अधिकारी अपने साथी से बात कर रहा होता है, क्योंकि उसे माइक और जेनी पर शक था। उसे ऐसा लग रहा था कि माइक और जेनी ने मिलकर निक की हत्या की है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। सैंडल को ढूंढते हैं क्योंकि उस पर खून लगा था। ये लोग सैंडल को जला देते हैं। कुछ समय बाद पुलिस भी जांच के लिए आती है, लेकिन तब तक ये लोग सारे सबूत नष्ट कर चुके होते हैं, इसलिए पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन एक डिटेक्टिव माइक से पूछताछ करने आता है। माइक उसे बताता है कि गैराज का लीवर बहुत पुराना था, जिसके कारण वह टूट गया और निक दबकर मर गया। लेकिन डिटेक्टिव माइक की बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए वह चुपचाप माइक की जासूसी करने लगता है। अब कई दिन बीत चुके थे और फिर एक दिन जेनी माइक को बताती है कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर माइक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसी रात माइक सो नहीं पाता और पूरी रात बेहद परेशान रहता है। अगले दिन बिना जेनी को बताए माइक पुलिस स्टेशन पहुंचता है और यह स्वीकार करता है कि उसने निक की हत्या की है और इसके लिए वही दोषी है। जेनी का इसमें कोई दोष नहीं है। जब जेनी जागती है तो उसे माइक द्वारा लिखा एक पत्र मिलता है। उस पत्र में लिखा होता है, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे माता पिता जेल में थे और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जेल में पैदा हो, इसलिए मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी समय बीत चुका है। अब निक का सपना मोटर रेसिंग स्टेडियम बन चुका है और जेनी पूरे व्यवसाय को चला रही है और काफी मुनाफा कमा रही है। दूसरी ओर हम माइक को जेल में देखते हैं और जेनी अक्सर उसे अपने बच्चे की तस्वीरें भेजती है। यह देखकर माइक अपने दिल में खुश हो जाता है। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। वह अपने बच्चे की तस्वीरें अपने असिस्टेंट से ले रही होती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि जेनी कभी गर्भवती नहीं थी और न ही उसका कोई बच्चा है। जो तस्वीरें वो माइक को भेजती थी वे उसके बच्चे की नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट के बच्चे की होती हैं। फिर हम एक लड़के को जेनी के साथ देखते हैं और ये वही लड़का होता है जिसने शुरुआत में निक पर हमला किया था, क्योंकि जेनी और इस लड़के का शुरू से ही अफेयर चल रहा था। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी?
कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।